कहानी है एक नौकर की जिसे राजा की पत्नी से प्यार हो जाता है और दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन एक दिन राजा यह सब अपनी आंखों से देख लेता है और नौकर के पीछे अपने कुछ सिपाही लगा देता है। लेकिन नौकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है और एक चर्च में जाकर साफ सफाई का काम करने लगता है। लेकिन नौकर यह नहीं जानता कि यहाँ पर मौजूद नंद, जिन्होंने पिछले काफी सालों से अपने पास किसी जवान लड़के को नहीं देखा, और जैसे ही नंस पहली बार चर्च में एक जवान लड़के को देखती है तो नंस का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। तो आखिर एक नौकर और काफी सारी नंस, इन सभी के बीच क्या क्या होता है और क्या आखिर में वह राजा इस नौकर को पकड़ पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं आज की कहानी से। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम इन फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो घने जंगल से अपने गधे को पकड़कर चर्च की तरफ जा रही थी। जैसे ही चर्च के पास पहुंचती है तो तभी यहां पर जेनेरियो नाम की दूसरी सिस्टम आती है और इससे पूछती है कि कल रात तुम कहां थी। जिस पर फर्नांडा कहती है कि हर बार की तरह मेरा गधा कल रात भी जंगल में भाग गया था और मैं इसलिए गधे को लेने जंगल में गई थी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, जो हमें कहानी के आगे पता चलेगा। इसके बाद हम एक महल का सीन देखते हैं जहां पर राजा अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा है। लेकिन हम यहां पर कुछ अलग देखते हैं कि राजा की पत्नी का चक्कर मोसेटो नाम के एक नौकर से साथ चल रहा है, जिसके बारे में राजा को कोई खबर नहीं है। नौकर पानी देते वक्त तिरछी निगाहों से राजा की पत्नी को देखता है, जिस पर रानी हल्की सी मुस्कुराहट देती है। अब एक दिन मोसेटो और रानी दोनों लेटे हुए थे, लेकिन इसी दौरान इन्हें यहां पर राजा के आने का एहसास होता है। इसलिए नौकर जल्दी से एक खिड़की को कूदकर यहां से भागने लगता है, लेकिन राजा इसे पीछे से देख लेता है। लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि राजा इस नौकर का चेहरा ना देख सका। राजा जल्दी से नौकर के पीछे पीछे जाता है। मोसेटो जल्दी से बाकी नौकरों के साथ लेट जाता है और दिखावा करता है कि मैं पहले से सोया हुआ था। पीछे पीछे राजा भी आ जाता है और सभी की धड़कनों को चेक करने लगता है। इसी दौरान इसे मोसेटो की धड़कन तेज मिलती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से राजा इसका चेहरा नहीं देख पाता है। इसलिए राजा इसके बालों को काट कर ले जाता है ताकि मैं सुबह देख सकूं कि किसके बाल कटे हुए हैं। यानी जिसके भी बाल कटे हुए मिले, मानो वही वह आदमी है जिसका चक्कर राजा की पत्नी के साथ चल रहा है। राजा के जाने के बाद मोसेटो अपनी जान बचाने के लिए यहां पर मौजूद सभी के बालों को थोड़ा थोड़ा कर देता है। इसके बाद सुबह का सीन देखते हैं जहां पर राजा ने सभी नौकरों को एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ था। लेकिन अब राजा को भी नहीं पता चल पा रहा कि वह कौन है जिसकी मुझे तलाश है। अगले सीन में राजा अपनी पत्नी के साथ खाना खाते हुए कहता है कि तुम जो यह कर रही हो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर शहर में बात किसी को पता चल गई कि राजा की पत्नी का चक्कर किसी नौकर के साथ चल रहा है तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। और साथ ही इसे धमकी देता है कि जिस दिन मुझे उसके बारे में पता लग गया, इसके साथ साथ तुझे भी सजा दिलवा दूंगा। लेकिन राजा की पत्नी राजा से बिल्कुल भी नहीं डरती। लेकिन इसी दौरान राजा अपनी पत्नी को मोसेटो की तरफ इशारा करते हुए देख लेता है, जिससे राजा को अब मोसेटो के ऊपर शक हो जाता है कि शायद वो नौकर यही होगा। इसलिए मोसेटो के ऊपर नजर रखने का फैसला करता है। अब ऐसे ही एक दिन मोसेटो कुछ लकड़ियों को ले जा रहा था, मगर इसी दौरान राजा की पत्नी इसके पास आ जाती है। जबकि राजा अपने दो सिपाहियों के साथ यह नजारा ऊपर महल से देख रहा था। राजा देखता है कि मोसेटो और मेरी पत्नी एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब है, जिससे अब राजा को पता चल गया कि आखिर वो नौकर कौन है। तभी मोसेटो की भी नजर राजा के ऊपर पड़ जाती है, इसीलिए मोसेटो यहां से भागने लगता है। राजा के दो सिपाही इसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मोसेटो सिपाहियों के साथ नहीं आता और थोड़ी दूरी पर मौजूद गहरे जंगल में भाग जाता है। एक तरफ हम एलेक्जेंडर नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो यहां पर मौजूद सभी से खूबसूरत थी। इसे यहां पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, बल्कि यह तो बाहर की दुनिया को पसंद करती है और इसके मन में एक इच्छा है कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए। इसी दौरान यहां एलेक्जेंडर से मिलने इसके डैड आते हैं। एलेक्जेंडर भागते हुए अपने डैड के पास जाती है। इसका डैड कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी लड़के देखे हैं, लेकिन वह दहेज काफी ज्यादा मांग रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जिस पर एलेक्जेंडर कहती है कि अगर मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ दूं और तुम चर्च को डोनेट देना थोड़ा कम कर दे तो दहेज के लिए पैसे हो जाएंगे। लेकिन इसका डैड कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, कुछ ही दिन की बात है, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर करो। और इतना कहते हुए इसका डैड यहां से चला जाता है, जिससे एलेक्जेंडर अब नाराज हो जाती है और बाहर आकर अपने दो दोस्तों को इसके बारे में बताती है कि इस बार भी मेरे डैड मेरी शादी नहीं कर रहे। यह सुनकर दोनों को भी काफी बुरा लगता है। यहीं पर हम बूढ़े माली को देखते हैं जो इन्हें अजीब निगाहों से देखकर हंस रहा था। यह देखकर इन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तीनों इसे बुरा भला कहने लगती है और दो चार थप्पड़ भी मार देती है, जिससे बूढ़े माली को काफी बुरा लगता है। इसके बाद हम इस चर्च के फादर को देखते हैं जो कुछ कपड़ों को लेकर इन्हें बाजार में बेचने के लिए जाने को तैयार होता है। मगर तभी रास्ते में इसे वह बूढ़ा माली मिलता है और फादर से कहता है
कि मैं अब यहां से जा रहा हूं क्योंकि आज मेरे साथ जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। फादर पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ माली? कहता है कि 3 सिस्टर्स ने मिलकर मुझे मारा है, इसलिए मैं अब यहां और नहीं रह सकता। फादर फिर भी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब माली नहीं रुकता है और यहां से चला जाता है। फादर भी कपड़ों को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन गलती से राजा की बग्गी पलट जाती है और इसके सारे कपड़े यहां पर बह रहे झरने में बहने लगते हैं। इसी दौरान मोसेटो, जो कि सिपाहियों से बचकर जंगल में आया था, जिसकी मुलाकात फादर से होती है। मोसेटो अपनी सच्चाई छिपाते हुए फादर से कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही मेरा कोई घर है। फादर को भी अब एक माली की जरूरत थी क्योंकि इनका बूढ़ा माली चर्च से भाग गया। इसलिए फादर मोसेटो को अपने साथ चर्च की साफ सफाई के लिए ले जाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद फादर इसे अपने साथ चर्च में ले आता है। अब क्योंकि मोसेटो काफी दिन से जंगल में भूखा था, इसलिए सबसे पहले तो फादर इसे खाने को कुछ देता है, जिन्हें मोसेटो बुरी तरह से खाने लगता है, मानो जैसे इसने काफी दिन से कुछ भी नहीं खाया हो। फादर इसे कहते हैं कि तुम यहां गूंगे बहरे बनकर रहना क्योंकि जो यहां की सिस्टर है वो काफी नटखट है, वो तुम्हें परेशान करेगी। यहां तक कि उन्होंने यहां के पहले माली को भी परेशान करके भगा दिया। इसके बाद फादर इसे सिस्टर मारिया के पास लाता है और कहता है कि यह मुझे जंगल में मिला है, इसलिए मैं इसे यहां की साफ सफाई करने के लिए ले आया। लेकिन यह बेचारा बोल नहीं सकता। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं और मोसेटो अब अपने काम पर लग गया। मोसेटो भले ही एक नौकर है, लेकिन शक्ल से काफी सुंदर है, जिससे कि कोई भी लड़की इसके ऊपर फिदा हो सकती है, और अब यहीं से होती है एक नई कहानी की शुरुआत है, यानी यहाँ की सिस्टर जिन्होंने काफी सालों से किसी जवान और सुंदर लड़के को नहीं देखा। खैर, हम यहाँ मोसेटो को देखते हैं। इसी दौरान मोसेटो पर 2 सिस्टर की नजर पड़ती है। सिस्टर को लगता है कि शायद यह कोई चोर है, इसलिए एक कुल्हाड़ी को लेकर इसके पास आती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो। लेकिन मोसेटो कुछ नहीं बोलता और गूंगा बहरा होने का नाटक करता है। इसी दौरान यहां और एक सिस्टर जल्दी से मारिया को बुलाकर लाती है और चोर के बारे में बताती है। सिस्टर मारिया कहती है कि यह कोई चोर नहीं है, बल्कि यहाँ का नया माली है और यह बोल या सुन नहीं सकता है, यह गूंगा बहरा है। यह सुनकर सिस्टर अलेक्जेंडर इसे छोड़ देती है। इसके अगले सीन में हम सिस्टर अलेक्जेंडर को एक कमरे में सिलाई करते हुए देखते हैं, लेकिन गलती से सिलाई वाला फ्रेम का एक हिस्सा टूट जाता है। इसलिए अलेक्जेंडर इसे फिर से ठीक कराने के लिए मोसेटो के पास जाने का फैसला करती है। मगर जैसे ही उसके पास जाने लगती तो तभी जेनेरिया नाम की एक सिस्टर अलेक्जेंडर को जाते हुए देख लेती है। जेनेरिया भी अलेक्जेंडर को चुपके से देखने लगती है कि आखिर वह मोसेटो के कमरे की तरफ क्यों जा रही है। अलेक्जेंडर मोसेटो के कमरे में आकर इससे अपने फ्रेम को ठीक करने को कहती है। मोसेटो भी चुपचाप रहकर बिना कुछ कहे फ्रेम को ठीक करने लगता है। लेकिन अलेक्जेंडर, जिसके अंदर अपनी शादी को लेकर काफी गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए अपने गुस्से को निकालने के लिए फालतू में यूं ही बोलने लगती है। असल में अलेक्जेंडर को लग रहा है कि मोसेटो गूंगा बह रहा है, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। यहां तक कि मोसेटो भी इस बात को जाहिर नहीं करता कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है। बिल्कुल शांत रहकर फ्रेम को ठीक करने में लगा रहता है। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंडर यहां से चली जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर हम फादर के पास मोसेटो को देखते हैं। फादर मोसेटो से पूछता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? क्या तुम्हें किसी नन ने परेशान किया होगा? क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं। मोसेटो कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत किया था, लेकिन कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। फादर कहते हैं, अगर तुम्हें उनसे दूर रहना है तो हमेशा गूंगा बहरा बने रहना। एक तरफ हम फर्नांडा को देखते हैं। रात का वक्त है। इसी वक्त कोई बाहर से इसकी खिड़की में एक छोटे कंकड़ को मारता है, जिससे फर्नांडा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर मेरी दोस्त खड़ी हुई है। चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है। इसकी दोस्त का नाम मार्थ है, जो कि शहर में रहती है। असल में मार्था इनके लिए पीने को ड्रिंक लेकर आती है। खैर, फर्नांडा अपनी दोस्त को अंदर बुलाती है। थोड़ी देर बाद यह दोनों अलेक्जेंडर के कमरे में जाती है। साथ ही यहां पर सिस्टर मारिया भी आ जाती है और अब ये चारों एक साथ मिलकर आज की रात को खूबसूरत रात बनाते हैं। यहाँ की सभी रोमांटिक बातें भी करते हैं। यहीं पर मौजूद मार्थ, जो कि शहर में रहती है, इन्हें लड़कों के बारे में काफी सारी बातें बताती है और साथ ही कहती है कि मेरे पास एक ऐसी दवाई बनाने का तरीका है जिससे हम किसी भी लड़के को अपने वश में कर सकते हैं। खैर, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर मोसेटो एक गड्ढा खोद रहा था। इसी दौरान इसके पास सिस्टर अलेक्जेंडर आती है। असल में जब से अलेक्जेंडर ने मार्थ की रोमांटिक बातें सुनी है, तब से इसका मूड भी रोमांटिक हो गया है।
अलेक्जेंडर एक कपड़े को लेकर मोसेटो के पास आकर इसके चेहरे से इसके पसीने को पोंछने लगती है। ऐसा करता हुआ देख मोसेटो हल्का सा नर्वस फील करता है। यहाँ और अलेक्जेंडर को देखते हैं, जिसकी नजरों में सिर्फ मोसेटो के चेहरे पर टिकी हुई थी और साथ ही अपने स्कार्फ को हटाते हुए कहती है कि आज गर्मी काफी ज्यादा है। मोसेटो थोड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा था। यहीं पर मौजूद अलेक्जेंडर जो अपने आप को रोक नहीं पाती और धीरे धीरे इसके करीब आने लगती है। मगर तभी अचानक से चर्च की घंटी बज जाती है, जिससे एकदम से दोनों चौंक जाते हैं और अलेक्जेंडर यहां से जाने लगती है। लेकिन इस दौरान इसके कपड़ों में मिट्टी काफी हद तक लग गई थी। अब सभी नन्स चर्च में प्रेयर कर रही थी। इसी दौरान फर्नांडा अलेक्जेंडर के कपड़ों में मिट्टी लगी हुई देखती है। यहां तक कि नाखूनों में भी गंदगी भरी हुई थी। यह देखकर फर्नांडा को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि चर्च में ऐसा कोई भी काम नहीं था जिसमें किसी नन के कपड़े गंदे हो। इसके अगले सीन में हम फर्नांडा और जेनेरियो को कपड़े धोते हुए देखते हैं। इसी दौरान उनके पास अलेक्जेंडर हंसते हुए आती है, जिस पर यह दोनों इससे इसकी खुशी का राज पूछती है। लेकिन अलेक्जेंडर इन्हें कुछ खास नहीं कहती। तभी फर्नांडा इससे इसके कपड़ों के बारे में पूछती है कि तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी कैसे लगी, जिस पर अलेक्जेंडर शर्माते हुए कहती है वो मैंने कल उस नए माली की मदद की थी जिसके चलते मेरे कपड़ों में मिट्टी लग गई। लेकिन फर्नांडा को अलेक्जेंडर की खुशी को देखकर सारा किस्सा समझ आ गया कि आखिर बात तो कुछ और ही है। थोड़ी देर बाद हम फर्नांडा को मार्थ के साथ जंगल में देखते जबकि जेनेरियो इन दोनों को छुप कर देख रही थी। हम देखते हैं कि मार्थ किसी जड़ी बूटी से एक दवाई बनाती है और इस दवाई में से 2 बूंद मार्थ फर्नांडा की आंखों में डालती है। साथ ही उंगली पर हल्का कट लगाकर उसके खून को इसके दोनों गालों पर लगाती है। असल में यह एक तरह का जादू टोना है जिससे किसी भी मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूर छिपी जेनेरियो यह सब देख रही थी। अपना काम पूरा करने के बाद दोनों मोसेटो के कमरे में जाती है। मोसेटो जो शांति से अपने कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन मार्थ और फर्नांडा जबरदस्ती मोसेटो के करीब आने की कोशिश करती है। पहले तो मोसेटो इन्हें यहां से जाने को कहता है, लेकिन धीरे धीरे इनकी जाल में फंस जाता है, जिसके बाद यह तीनों एक साथ एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद यह दोनों कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन तभी बाजार जेनेरियो इन दोनों को रोक लेती है और पूछती है कि तुम दोनों मोसेटो के कमरे में क्या करने गई थी। लेकिन यह दोनों बात को खत्म करते हुए बात को यूं ही टाल देते हैं और यहां से चले जाती है। इसके अगले दिन चर्च में हेड बिशप आते हैं, जो कि काफी दिनों में एक बार चर्च का हाल चाल देखने जरूर आते हैं। एक तरफ हम मोसेटो को देखते हैं। इसी दौरान इसके पास अलेक्जेंडर आती है और सीधा इसके साथ एंजॉय करने लगती है। यह दोनों एक साथ होते हैं कि तभी यहां और एक बूढ़ी नन आ जाती है। ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से यह नन इन्हें देख नहीं पाती और सीधा आकर एक जगह पर बैठ जाती है। यह दो जब इसे देखते हैं तो अलेक्जेंडर जल्दी से इसके पास आकर बैठ जाती है और मोसेटो चारपाई में नीचे छिपने की कोशिश करता है, जिस पर अलेक्जेंडर कहती है कि तुम जल्दी से यहां से बाहर भाग जाओ, जिससे मोसेटो यहां से बाहर की तरफ भाग जाता है और अलेक्जेंडर इसके पास बैठकर ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन हम मोसेटो को एक जगह पर सोते हुए देखते हैं। इसी दौरान यहां जेनेरियो आती है। मोसेटो को सोते हुए देख इसके दिमाग में एक खुफिया प्लान आता है और अब खुद मार्थ की तरफ उसी दवाई को बनाती है जिससे किसी भी मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन जेनेरियो को पता नहीं होता कि इस दवाई को इस्तेमाल कैसे करना है। इसे नहीं पता होता कि इसे गालों पर लगाना है। जेनेरियो बिना कुछ जाने सीधा इस दवाई को पी लेती है। एक तरफ हम अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो मोसेटो के कमरे में उसके पास आती है और गुस्सा होकर कहती है कि तुम झूठे हो। तुमने चर्च में मौजूद सभी से झूठ बोला है कि तुम गूंगे बह रहे हो। मगर इसी दौरान अलेक्जेंडर को यहां पर किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए जल्दी से कमरे के एक कोने में जाकर छिप जाती है। तभी यहां पर जेनेरियो आती है, जो इस दवाई को पी चुकी थी और अब इसे पूरी तरह होश भी नहीं था और सीधा मोसेटो के पास आ जाती है। इसको ऐसा करते हुए देखकर मोसेटो इससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेरियो को भी यहां पर अब किसी और के आने का एहसास होता है, इसलिए यह भी एक कोने में जाकर छुपने चली जाती है। लेकिन तभी जेनेरियो की नजर अलेक्जेंडर पर पड़ती है, जो कि पहले से ही यहां छिपी हुई थी और दोनों एक दूसरे को अचानक से देखकर एक पल के लिए डर सी जाती है। इसी दौरान यहां पर अपने हाथ में एक चाकू को लेकर फर्नांडा आती है और इसे डरा धमका कर इसके दोनों हाथों को एक रस्सी से बांध लेती है और इसे अपने साथ जंगल की तरफ ले जाने लगती है। पीछे पीछे अलेक्जेंडर और जेनेरियो भी जाने लगती है। यह दोनों देखती है। फर्नांडा इसे जंगल के बीच एक जगह पर लाकर बांध देती है और साथ ही यहां पर पहले से ही काफी सारी लड़कियां बिना कपड़ों के मौजूद होती है। इस नजारे को देखकर ऐसा लगता था कि यह किसी शैतान को एक इंसान की बलि दे रहे हैं।
दूर खड़ी यह दोनों को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर कहती है, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूं। दरअसल यह एक प्रथा है जिसमें लड़कियां किसी की बलि देकर खुद शैतान की शक्तियां हासिल करने की कोशिश करती है। और अब हमें इस बात का भी पता लग जाता है कि फर्नांडा को गधा जो बार बार जंगल में भागता है वो सिर्फ एक बहाना था। असल में फर्नांडा इस प्रथा को करने जंगल आया करती है। यह दोनों इसकी बलि देने ही वाली होती है कि तभी मोसेटो की आवाज निकल जाती है, जिससे इन दोनों को पता चल जाता है कि मोसेटो गूंगा बहरा नहीं है, यह बोल सकता है। दूर खड़ी जेनेरियो भी जो नशे की हालत में होती है, अब अपने कपड़े उतार इनके पास जाकर इस प्रथा में हिस्सा लेती है। इसी दौरान पीछे पीछे अलेक्जेंडर भी आ जाती है और फर्नांडा को ऐसा करने से रोकते हुए इसके हाथ से चाकू को छीन लेती है, जिससे कि अब इनमें लड़ाई होने लगती है और इसी लड़ाई में इनमें से एक नन बेहोश हो जाती है। इस खतरनाक माहौल से बचकर जेनेरियो वापस चर्च में आ जाती है और जोर जोर से फादर को आवाज लगाती है। इसकी आवाज को सुनकर फादर बाहर आते ही जेनेरियो इसे कहती है कि फर्नांडा साधारण इंसान नहीं बल्कि वह एक चुड़ैल है। थोड़ी देर में यहां पर अलेक्जेंडर, फर्नांडा और बाकी नन भी आ जाती है। फर्नांडा कहती है कि जेनेरियो झूठ बोल रही है, यहां तक यह नशे की हालत में है। फादर बिशप को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यह क्या खिचड़ी पक रही है, इसलिए फादर बिशप मारिया के पास जाने का फैसला करते हैं। मारिया के कमरे के पास पहुंचकर मारिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन इसके पीछे से फादर टोमासो भी आते हैं जो मारिया के साथ इसी के कमरे में मौजूद है। यह देख फादर बिशप सब कुछ समझ जाते हैं कि आखिर इस चर्च में क्या खिचड़ी पक रही है, यानी यहां पर सभी ने किसी ना किसी के साथ अपना रिश्ता बनाया हुआ है। जेनेरियो, अलेक्जेंडर, फर्नांडा इन्होंने मोसेटो के साथ और मारिया ने टटोमासो के साथ। खैर, इसके अगले सीन में इन सभी को एक साथ चर्च में बैठे हुए देखते हैं और यहां पर हेड बिशप इनके की सभी को सजा सुनाता है और कहता है कि सबसे बुरी सजा फादर टोमासो को दी जाएगी क्योंकि वह एक तरह से यहां का इंचार्ज है। लेकिन उसने भी बाकियों की तरह यही खेल खेला, इसीलिए इसे सजा के तौर पर एक ऐसी जगह भेजने का फैसला किया जाता है जहां पर एक भी औरत नहीं है, सिर्फ मर्द ही मर्द। एक तरफ हम मोसेटो को देखते हैं जिसे अब राजा के हवाले कर दिया और इसे कारागार में डाल दिया जाता है। राजा इसके पास आकर कहता है कि मैंने रानी तो जानवरों को खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुझे रोज टॉर्चर करूंगा। लेकिन वक्त के चलते सभी नन एक साथ मिलकर मोसेटो को किसी तरह से कारागार से आजाद करा लेती है। वहीं एक तरफ मारिया भी टोमासो के पास चली जाती है और अब सब फिर से पहले जैसा हो गया और अब इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ।